Hello and good morning everyone. Welcome in the class of economics. So students, in our previous class we have started with the discussion of weighted index number and we have discussed how simple weighted index number is calculated. We have discussed the formula given by Laspierre, Paasche and Fisher. We have discussed the three methods of calculation of index number, weighted index number, and it was quite simple. Just have a look. Example number 6 will give you a brief history of the methods used by the methods given by these three persons. Have a look. The formula of calculation of index number by Laspierre is sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0. Wait for a second. बुक में यहाँ छोटा सा एरर है, ये गलत लिखा हुआ है फॉर्मूला. जो सॉल्यूशन है वहां पे वैल्यू तो इन्होंने सही लिखी है लेकिन फॉर्मूले में हल्का सा एरर है. देखिए जब हमने इसको डिस्कस करना स्टार्ट किया तो वी गॉट टू नो कि ये जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है गलती से P0 Q1, यहाँ पे Q1 नहीं आएगा, Q1 की जगह Q0 आएगा. सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0. दोनों साइड पे वेट में ये क्वांटिटी बेस ईयर की ही लिया करते हैं. आप देखिए जब इन्होंने सॉल्व किया है तो सॉल्व करते टाइम वैल्यू सही लिखी गई है. यहाँ पे सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड में P0 Q0 है, P0 Q0 है और P1 Q0 की वैल्यू आ रही है P1 इंटू Q0 2070. तो ये यहाँ पे हमने रख दी है 2070 एंड P0 Q0 की वैल्यू आ रही है 1660. तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट ऑन करते टाइम कोई मिस्टेक नहीं की है, 1660 ही लिया है. और जब इससे कैलकुलेशन किया तो लास्पियर्स मेथड से आंसर आ गया 124.69. आगे आ जाते हैं हम पास्चेज मेथड की तरफ. पास्चेज प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटीज पे फोकस करते हैं. ये करंट ईयर की क्वांटिटी को इन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी दी है तो मल्टीप्लीकेशन में Q1 और Q1 है. बाकी फॉर्मूला सेम है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100. बस दोनों के मल्टीप्लीकेशन में इन्होंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, Q1 लगा दिया है, यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी लगा दी है. यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सही है ये. तो P1 इंटू Q1 जब किया गया और इसकी टोटल की गई तो वैल्यू आ रही है 1790. तो यहाँ पे देखिए 1790 डिवाइडेड बाय P0 इंटू Q1. तो ये P0 था बेस ईयर की प्राइसेस और ये Q1 करंट ईयर की क्वांटिटी. इनको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आई P0 Q1 1470 और यहाँ पे डिवीजन में दे दिया गया है 1470 एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100. तो फाइनल आंसर आ रहा है इसका 121.77. अगर हम बात करें आगे फिशर के मेथड की, तो फिशर के मेथड में दोनों को कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर दिया है और अंडर रूट में रख दिया गया है, राइट. तो देखिए समझते हैं इसको. आगे अगर हम बढ़े फिशर के मेथड की तरफ तो देखिए जरा ध्यान से. फिशर का मेथड है अंडर रूट में सिग्मा P1 Q0 अपॉन में P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय P1 Q1 अपॉन में P0 Q1 और बाहर मल्टीप्लाइड बाय 100. इसको सॉल्व किया तो 123.22 आ गया. एक और एग्जांपल दिया हुआ है आपको, इस एग्जांपल को हम समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, हमारा सॉल्यूशन पूरा क्लियर हो जाएगा. तो देखिए जरा ध्यान से. बेस ईयर और करंट ईयर क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया है. कौन सा बेस ईयर है कौन सा करंट ईयर है ये क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन कर दिया है आपके लिए. प्राइस और क्वांटिटी बेस ईयर की, प्राइस और क्वांटिटी करंट ईयर की. बेस ईयर की प्राइस को कहा जाता है P0 और बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0. करंट ईयर में ये P1 और Q1 हो जाते हैं, राइट. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब आगे देखिए क्या करना है हमें. पहले बात कर लेते हैं एक बार दोबारा फॉर्मूले की कि फॉर्मूला किस अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाता है. देखिए जस्ट 1 सेकेंड. Show me a thumbs up if you are able to see the whiteboard on screen. अगर आपको व्हाइट बोर्ड विजिबल है स्क्रीन पे तो एक बार मुझे थम्स अप देके बता दीजिए.
चलिए ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ हैव अ लुक। अगर मैं बात करूं सिंपल इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला था सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे मैं वेटेड इंडेक्स नंबर की जब बात करती हूँ फिशर, पास्ट चेज और लास्ट पेयर्स के मेथड की, तो लास्ट पेयर से शुरू करते हैं। लास्ट पेयर के मेथड में कुछ नहीं करना है आपको। ये जो सिंपल वाला फॉर्मूला था, यहाँ पे ऊपर भी Q0 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और नीचे भी Q0 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। यानी इस बार टेबल बनाते टाइम आपको पहले P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम इसका बनाना है और एक कॉलम बनाना है P0 इंटू Q0 का, अगर आप लास्ट पेयर्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो। ये फॉर्मूला क्लियर होगा। आगे देखिए, अगर मैं बात करूं पास्ट चेज मेथड की, तो पास्ट चेज प्रेजेंट ईयर पे फोकस करता है। सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो हमारा पुराना फॉर्मूला था ही, इसमें बस मुझे क्या करना है, प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट ईयर्स में लास्ट ईयर की क्वांटिटी यानी बेस ईयर की क्वांटिटी, जरूरी नहीं है पिछला ही साल हो, बेस ईयर जो भी है, और पास्ट चीज में प्रेजेंट ईयर की यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी। और फिशर ने क्या किया है, फिशर ने सिंपली इन दोनों को अंडर रूट में डाल के मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों के मेथड का फॉर्मूला, और बाहर इंटू 100 लगा दिया है। यानी जब आप फिशर्स मेथड कैलकुलेट करेंगे, फिशर्स मेथड से इंडेक्स नंबर, तो पहले आप लास्ट पेयर्स वाला फॉर्मूला लगाइए, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, और दोनों ही जगह मल्टीप्लाई में क्या था, Q0 था, बेस ईयर की क्वांटिटी थी। और इसके इनटू में अगर मैं लास्ट पेयर्स के बाद पास्ट चेज का फॉर्मूला लगाऊं, तो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, ये तो पुराना फॉर्मूला था ही। पास्ट चेज ने प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी पे फोकस किया था, तो Q1 और Q1, और बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये इन तीनों के मेथड है जो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लर्न हो जाएंगे। अब कॉलम देख लीजिए, बेसिकली इंडेक्स नंबर आपको ये कहेगा कि आप तीनों मेथड से निकालिए। तो आपको कॉलम कौन कौन से क्वेश्चन में मिलेंगे, एक तो कॉलम मिलेगा क्वेश्चन में P0 का बेस ईयर की प्राइस, एक कॉलम मिलेगा Q0 का बेस ईयर की क्वांटिटी, एक कॉलम मिलेगा करंट ईयर की प्राइस का, और एक मिलेगा करंट ईयर की क्वांटिटी का। ये चार क्वेश्चन आपको लिख के देगी। अब आपको कौन कौन से निकालना है, आपको पहले बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर एक बार आपको बेस ईयर की प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से और बेस ईयर नेक्स्ट ईयर की क्वांटिटी से। यानी P1 को भी Q0 और Q1 से मल्टीप्लाई करना है और P0 को भी मल्टीप्लाई करना है। जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आराम से आपका सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं आंसर सॉल्व करते टाइम। तो देखिए एक एग्जांपल हम इसी सीक्वेंस में समझ लेते हैं वापस। सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 7 की अगर हम बात करें, सब कुछ गिवन है। देखिए 4 कॉलम बने हैं, कॉलम कौन कौन से बने हैं ये आपको ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले P0 Q0 का कॉलम बना, ये P0 Q0, मैंने क्या किया, बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 10 इंटू 30, 8 इंटू 15, 6 इंटू 10, 6 इंटू 20 एंड 4 इंटू 10। ऐसे ही मैंने P0 Q1 कर दिया, बेस ईयर की प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, ये P0 का और Q1 का। और एक बार मुझे मल्टीप्लाई करना है P1 को Q0 से और फिर P1 को Q1 से। 4 कॉलम आपके अपने आप बन जाएंगे और फिर उसके बाद में सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट ऑन करिए और फाइनल आंसर्स निकालें जो आपको अच्छे से आते हैं। कैलकुलेशंस है सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 8 पे स्टार लगा लीजिएगा। ट्रिकी एग्जाम्पल है, काफी बार बच्चे सिंपल सोच लेते हैं ये रही प्राइस और ये रही क्वांटिटी, चलो सॉल्व कर देते हैं। नहीं, प्राइस और क्वांटिटी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, बेस ईयर की प्राइस और वैल्यू दी हुई है। वैल्यू यानी इस कमोडिटी पे कितना खर्चा किया गया है ये दिया है आपको, टोटल एक्सपेंडिचर दिया है।
अब अगर मेरे पास प्राइस है और टोटल एक्सपेंडिचर है तो क्या मैं क्वांटिटी निकाल सकती हूँ? बिल्कुल। आप टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दीजिए प्राइस से, आपको पता चल जाएगा क्वांटिटी कितनी है। इस केस में 200 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो मुझे पता चला कि बेस ईयर की क्वांटिटी है 100। फिर 72 को डिवाइड कर दिया जाएगा 8 से, फिर 60 को डिवाइड कर दिया जाएगा 12 से, और 49 को 7 से। क्यों डिवाइड किया मैंने? क्योंकि मुझे निकालनी है क्वांटिटी। वैल्यू अपॉन प्राइस करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी कि बेस ईयर में क्या क्वांटिटी थी, और ऐसे ही करंट ईयर में हम पहले क्वांटिटी निकालेंगे। अगर क्वांटिटी निकल गई तो उसके बाद में हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार लगा लेना। ध्यान रखना है आपको, अगर बाय चांस यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर या वैल्यू दे दिया है तो आपको क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्वांटिटी गिवन नहीं है, बस बाकी सारा सेम टू सेम है। आगे आ जाते हैं। दिस वन इज सेम, सिर्फ फिशर के मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो फिशर के लिए भी चारों कॉलम तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, राइट? P0 Q0, P0 Q1, P1 Q1 और P1 Q0, और फिर अंडर रूट में रख के मैंने फिशर के मेथड से सॉल्व कर दिया। ये आपका वेटेड इंडेक्स नंबर में सिंपल कैलकुलेशन खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट वन इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। अभी तक हमने 3 मेथड कर लिए, एक तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, फिर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, और फिर वेटेड इंडेक्स नंबर जिसके 3 सब पार्ट थे, फिशर्स, पास्चेज और लास्पियर्स मेथड। अब हमारा फोर्थ मेथड स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वापस से थोड़ा सा दिमाग आपका और बढ़ाना पड़ेगा, आपको उसको थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा। फॉर्मूला नया है, फॉर्मूले के अंदर जो सब कैलकुलेशंस है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, सिग्मा कैपिटल RW अपॉन सिग्मा W, RW अपॉन सिग्मा W। कैलकुलेशन तो फॉर्मूला तो यही है, मेन फॉर्मूला, लेकिन R भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता और W भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता, दोनों आपको ही कैलकुलेट करने हैं। ये देखिए, ये रहा आपका मेन फॉर्मूला, इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू सिग्मा, गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड दीजिए, थोड़ा सा बुक स्वाइप हो गई है। Yes, here we are, have a look. मेन फॉर्मूला है हमारा, इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। मेन फॉर्मूला ये है, ये आपको याद करना है। अब R का कैलकुलेशन सीखना है और W का कैलकुलेशन सीखना है। R कैसे आएगा? जैसे आप प्राइस रिलेटिव्स निकाल रहे थे ना फर्स्ट वाले सेकंड वाले मेथड में, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, उसमें मैं प्राइस रिलेटिव निकाल रही थी। कैसे? हर स्टेप पे मुझे P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ रहा था। हर कमोडिटी के लिए मैंने P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, क्योंकि वहां पे हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय n। ये सेकेंड मेथड का फॉर्मूला था, राइट? तो उसके लिए मैंने R यानी प्राइस रिलेटिव्स निकाले थे, तो यहाँ पे भी मुझे R यानी कि प्राइस रिलेटिव्स निकालने हैं। R का कैलकुलेशन आप ऑलरेडी करके आए हो, कैसे किया था, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप हाईलाइट कर लेना इस फर्स्ट स्टेप को, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव। कैसे कैलकुलेशंस होंगी, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 इज कैलकुलेशन ऑफ W। W का मतलब है वैल्यू वेट्स। R तो शो कर रहा है रिलेटिव्स, प्राइस रिलेटिव्स को, और W शो कर रहा है वैल्यू वेट्स को। W निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स है, P0 इंटू Q0। W कैसे निकलेगा, प्राइजेस ऑफ करंट बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। P0 इंटू Q0 करोगे तो W निकलेगा। तो कहीं साइड में लिख लीजिए शॉर्ट में, R इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100
एंड W इज इक्वल्स टू P0 इंटू Q0। W कैसे निकलेगा? P0 इंटू Q0 करके। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे आपको क्योंकि इकोनॉमिक्स है। क्वेश्चन ने यहाँ लिख दिया वेट, लेकिन ये वेट्स है ही नहीं, ये W नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। ये वेट्स नहीं है, ये तो क्वांटिटीज हैं, और ये क्वांटिटी है बेस ईयर की। ये क्वांटिटी किसकी है? बेस ईयर की क्वांटिटी है, ये वेट नहीं है। आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन ने आपको दिया है प्राइजेस इन 2011 एंड प्राइस इन 2019। P1 भी दे दिया, P0 भी दे दिया, राइट। और ये जो वेट दिए हुए हैं ये क्या होते हैं? बेस ईयर की क्वांटिटी। अगर यहाँ वैल्यू वेट लिखा हुआ होता तो ये W होता। अगर वेट के आगे वैल्यू वर्ड लग जाता तो ये क्या होता? आपका जो W है जो आपको यूज करना है वो होता। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ वेट लिखा हुआ है तो ये बेस ईयर की क्वांटिटी है। क्या है ये? बेस ईयर की क्वांटिटी। आपको अभी इससे W निकालना है, और W का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था। हमें क्या करना होता है? P0 मल्टीप्लाइड बाय Q0 करना होता है, तब हमारे पास W आ जाता है। तो देखिए कैसे कैलकुलेशंस की गई है। सबसे पहले W को ही कैलकुलेट करके बताया, यानी वेट कैलकुलेट किए, वैल्यू वेट्स। तो वैल्यू वेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू वेट्स कैलकुलेट करेंगे बाय टेकिंग द क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। जो वेट दिए हुए वो बेस ईयर की क्वांटिटीज है, एंड प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। वी विल मल्टीप्लाई P0 विद Q0। P0 और Q0 को हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास W आ गया है। देखिए 400 की वैल्यू कैसे आई? 80 मल्टीप्लाइड बाय 5, देन 65 इंटू 8, देन 42 इंटू 12। ऐसे करके मैंने W कैलकुलेट किया, और फिर पास के कॉलम में आपको R कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 is 8, P0 is 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। 8 अपॉन 5 इंटू 100 किया तो 160 आया। फिर 14 अपॉन 8 इंटू 100 किया, क्योंकि P1 सेकेंड कमोडिटी के लिए 14 है और P0 है 8। तो ऐसे कैलकुलेशन करके मैंने क्या निकाला? R निकाला। W आ गया है, R आ गया है। अब एक बार मुझे R और W का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर इसका टोटल करेंगे और डिवाइड कर देंगे वेट्स की टोटल से। सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। तो ये जो वेट्स आए हैं वैल्यू वेट्स, इनका भी टोटल करना पड़ेगा, और R से W को मल्टीप्लाई करके जो RW आएगा प्रोडक्ट, इसका भी टोटल करना पड़ेगा, और इसके बाद में इन सारी वैल्यूज को हमें अप्लाई कर देना है फॉर्मूले में। तो हमारे पास फाइनल इंडेक्स नंबर का आंसर आ जाएगा। कौन से मेथड से? वेटेड इंडेक्स नंबर, जिसमें हमने वेटेड एवरेज निकाला है और फिर हमने फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर निकाल लिया। हाँ जी, तो एक बार वापस समझ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हमारा जो मेन फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन का यहाँ पे, वो है सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। R का मतलब है प्राइस रिलेटिव्स और W का मतलब है वेट्स। हमें R भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमें वेट्स भी कैलकुलेट करनी पड़ेंगे। तो सबसे पहले R का कैलकुलेशन समझते हैं। R का कैलकुलेशन सिंपल है, आप फॉर्मूला लिखेंगे R इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपको हर कमोडिटी के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। यानी टेबल में अगर आपके पास A से लेके F तक कमोडिटीज है तो R आपका 6 टाइम्स निकल जाएगा। फर्स्टली फॉर कमोडिटी A, देन फॉर B, देन फॉर C, देन फॉर D, ऐसे करके हम R निकालेंगे। फिर हम बात करते हैं W की। तो W का कैलकुलेशन आप करेंगे कैसे? P0 मल्टीप्लाइड बाय Q0। बेस ईयर की वेट को बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करके W निकालेंगे। W स्टैंड्स फॉर वैल्यू वेट्स। वैल्यू वेट्स है ये, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है? R को W से मल्टीप्लाई करना है, और W वाले कॉलम को भी टोटल करने के लिए साइड में करना है। अब इसकी वैल्यूज आने के बाद में मैं सिग्मा RW करूंगी और सिग्मा W करूंगी और फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई कर दूंगी।
काफी बार बच्चों से क्वेश्चन में गलती यही होती है कि ऊपर वेट लिखा हुआ होता है, उनको लगता है यही W है। अगर वैल्यू वेट्स लिखा हुआ है तो वो W है, अगर सिर्फ वेट लिखा हुआ है तो वो W नहीं है, आपको उसको वैल्यू वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने कर लिया है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव की कैलकुलेशन इन्होंने बता दी और फिर दे दिया है फॉर्मूलाज एट अ ग्लैंस। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हमने कर लिया और लास्ट पियर्स, फिशर्स और पास्चेज मेथड कर लिया। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन खत्म हो गया है, प्राइस इंडेक्स नंबर। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर न्यू टॉपिक है। देखिए कैलकुलेशन सेम रहेगी, फॉर्मूले सेम है, बस नाम अलग अलग है, तो काफी बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है अगर प्रैक्टिस मिसिंग होती है तो आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। एक एक फॉर्मूला नाम के साथ आपको उतारना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला मेथड है, इसका ये फॉर्मूला है। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव है तो ये फॉर्मूला, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है तो ये फॉर्मूला। वो नाम के साथ जब आप लिखेंगे एटलीस्ट 2 टाइम्स, तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी। अब देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है कि कंज्यूमर जो चीजें खरीद रहा है उसकी प्राइस में ऑन एन एवरेज कितना इंक्रीमेंट आया है। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं कहूंगी कि 2017 में मुझे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए 15,000 रुपए लगते थे, आज की डेट में मुझे वो सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जितना इंक्रीमेंट आ गया है दोनों रुपीज में, दोनों एक्सपेंडिचर में, वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है। देखिए अगर मैं लैंग्वेज फॉर्म में बात करूं तो ये कह रहे हैं consumer price index reflect the average increase in cost of commodities consumed by a class of people so that they can maintain the same standard of living in the current year as in base year। यानी कंज्यूमर्स जो चीजें खरीद रहे हैं उनकी कमोडिटीज की प्राइस में एक एवरेज इंक्रीमेंट जो आया है, और वो इतने गुड्स खरीदेंगे कि वो जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले मेंटेन कर रहे थे वैसा स्टैंडर्ड उनका आज भी मेंटेन हो सके। ठीक है, तो सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उनका एक्सपेंस कितना हाई हो गया है वो हम यहाँ पे देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हेल्प से। आगे देखिए, they are designed to measure effects of change in prices of a basket of goods and services on purchasing power of particular section of society during any given period with respect to some fixed base period। यानी आसान सी लैंग्वेज में मैं बात करूं तो सपोज मेरे घर में 4 मेंबर्स हैं और हम सिंपल जो लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं वो लाइफस्टाइल 2017 में हम जिस भी रेट पे मेंटेन करते थे, आज अगर 2022 में मैं सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करूं, वही क्वालिटी की चीजें जो मैं 17 में खा रही थी वही चीजें मेरे घर पे अब लेके आ रही हूँ, उतना ही एक्सपेंस कर रही हूँ जितना 17 में कर रही थी, उतनी ही कमोडिटीज ला रही हूँ, रुपीज उतने खर्च नहीं कर रहे हूँ, उतनी ही गुड्स ला रही हूँ। तो मेरा एक्सपेंडिचर 2017 के कंपैरेटिवली 2022 में कितना बढ़ गया, ये हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, 3 कैलकुलेशंस है, इसके 3 नाम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स और प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग और प्राइस ऑफ लिविंग एक ही बात है कि रहने में कितना खर्चा लग रहा है भाई, रहन सहन मेंटेन करने में हमें कितना खर्चा करना पड़ रहा है, या फिर रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, क्योंकि कंज्यूमर जो भी चीजें खरीदता है वो रिटेल प्राइस पे खरीदता है। अब ये कह रहे हैं क्यों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ना पड़ रहा है, तो देखिए द नीड फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर अराइजेस बिकॉज जनरल इंडेक्स नंबर्स do not highlight the effect of rise or fall in prices of various commodities consumed by different classes of people on their cost of living। जो जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर है वो ये नहीं बताता कि कंज्यूमर्स के एक्सपेंस में कितना चेंज आया, और जब कोई भी डिपार्टमेंट में लोगों की सैलरी बढ़ाई जाती है तो वो सैलरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। मैं अगर मेरे बॉस के पास जाती हूँ कि इंक्रीमेंट लगा दो, तो वो कितना इंक्रीमेंट लगाएगा, जितना मेरा एक्सपेंस एक्सपेक्टेड है प्राइसेस के अकॉर्डिंगली बढ़ना, उसी हिसाब से मेरा इंक्रीमेंट लगेगा, राइट। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सैलरी इंक्रीमेंट अलाउंसेस होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये आपको आगे, कि कह रहे हैं moreover different classes of people consume different type of commodity, even the same type of commodities are not consumed in same proportion by different classes of people। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की चीजें खरीदते हैं और अलग अलग क्वांटिटीज में खरीदते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग पढ़ने के लिए है, और इससे हम ये डिसाइड करेंगे कि उनके एक्सपेंडिचर कितने बढ़ रहे हैं, ताकि अलग अलग सेक्टर्स में उनसे रिलेटेड अलग अलग डिसीजंस लिए जा सके।
अब कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फैमिली बजट इंक्वायरी करके, स्कोप ऑफ कवरेज ऑफ इंडेक्स डिटरमाइन करके, ये थ्योरेटिकल टॉपिक आपको यहाँ पे स्किप करवा रही हूँ मैं, आप तो सीधा प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ जाइए। ये डिफिकल्टीज और ये हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधा ये दो मेथड्स पढ़ेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड जो सेम टू सेम लास्ट ईयर्स वाला फॉर्मूला है। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, कैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होगा, लास्ट ईयर्स मेथड से। जो आपने लास्ट ईयर्स वाला मेथड पढ़ा था ना, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100, सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना है। और फैमिली बजट मेथड में वेटेड इंडेक्स नंबर वाला सेम फॉर्मूला यूज होना है, वेटेड एवरेज वाला, सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, जो आपने अभी अभी सीखा है। और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है। कुछ नहीं है, पुराने वाले टॉपिक ही रिपीट हुए हैं, बस नाम बदल दिया गया है ना, नाम को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। देखिए, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट ईयर्स वाला फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये देखिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, P0 P1 Q0, एक बार मुझे P0 Q0 करना है, एक बार P1 Q0 करना है, और फिर फॉर्मूला लगा देना है। इसके अलावा फैमिली बजट मेथड, तो ये मुझे क्वांटिटी दी हुई है यूनिट्स में, Q0 दिया हुआ है, P0 दिया हुआ है और P1 दिया हुआ है। तो पहले मैं R की कैलकुलेशन कर लूंगी P1 अपॉन Q1 इंटू 100 करके, और फिर मैं कैलकुलेशन कर लूंगी W की P0 इंटू Q0 करके। बस कैलकुलेशन करने के बाद में सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये देखिए जरा ध्यान से, पहले इन्होंने एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड यानी लास्ट ईयर्स वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दिया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उसका नाम क्या है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड है। और फिर फैमिली बजट मेथड में इन्होंने जो भी आपने वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला लगाया था, ये देखिए W का कैलकुलेशन P0 इंटू Q0, R का कैलकुलेशन P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट, और फिर RW अपॉन W। तो ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। ये वापस एग्जांपल नंबर 12, सेम टू सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं, सेम एग्जांपल है, ठीक है। और फिर यूजेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म हो गया है। अब हम इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स नहीं कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में ये जो पोर्शन था वो हमने कवर कर लिया है। इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर में आप यहाँ तक का चैप्टर संडे तक प्रिपेयर करके रखिए। मंडे को हम इस चैप्टर की लास्ट क्लास लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हमें करनी है वो सारी कवर कर लेंगे। इज इट ओके टू एवरीवन? ऑल राइट, चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ एंड मेक श्योर यू हैव टू यूटिलाइज योर संडे. You have to solve the unsolved practicals of this chapter. I have already forwarded you the questions which you need to do in your registers. Okay everyone, enjoy yourself.